Hello everyone, how are you all? So this is me, Miss Robert, and welcome back to my channel that is Online Knowledge. So the topic we will be discussing today is capacity of parties. I have already given you the idea of this topic in I think in part four. I mean fourth lecture. सो जो आज ये टॉपिक है ये काफ़ी इजी है, इजी होने वाला है आप सबके लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले, इससे पहले के जो 4 लेक्चर्स मैं दे चुकी हूँ इस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग अलग टॉपिक्स पे, तो ये 5वां पार्ट होने वाला है आज। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नीचे, और उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको एक ही जगह सारी वीडियोस 1 बाय 1 मिलेंगे। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक जो है वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पे है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मतलब वो पार्टीज जो कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें ये बताता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ majority, यानी वो इंसान जो माइनर ना हो, यानी अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 18 साल से जो कम एज के होते हैं, यानी एज की बात यहाँ पे आती है, उसको माइनर बोलते हैं। यानी जिसकी जो मेजर हो, जो माइनर नहीं हो, ठीक है। ये यहाँ पे यही बोला गया है, हु इज ऑफ द एज ऑफ majority according to the law to which he is subjected and who is of sound mind, यानी जो अनसाउंड माइंड का नहीं हो, अनसाउंड माइंड नहीं हो, साउंड माइंड का हो, यानी जिसको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अगर बन रहा है तो इसमें जो भी कंडीशंस है वो पूरी तरीके से समझ रहा हो उस चीज़ को, ठीक है। यानी लूनाटिक नहीं हो, ठीक है, तो इडियट नहीं हो, तो ड्रंक नहीं हो, यानी जो अल्कोहलिक पर्सन है वो नहीं हो, जो साउंड माइंड हो, तो अपने होशो हवास में रह के, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो, वो कर सकता है, वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्टेड, और जो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग टू विच ही इज सब्जेक्टेड, ठीक है। यानी इस डेफिनेशन का ये मतलब है, निचोड़ मैंने लिखा है नीचे शॉर्ट में, जो माइनर नहीं हो, यानी 18 साल से कम नहीं हो, जो अनसाउंड माइंड का नहीं हो, और जो डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ हो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। अब बात करेंगे हम लोग माइनर की, हम 1 बाय 1 इसको डिफाइन करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ अग्रीमेंट बाय द माइनर, यानी माइनर के केस में क्या क्या चीज़ें आती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, एन अग्रीमेंट विद द माइनर इज void ab initio. It is related to validity. So it says an agreement if it is with a minor is void ab initio, यानी फ्रॉम द बिगनिंग ये void था जो माइनर के साथ अग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। वो void ab initio कहलाता है, वो अग्रीमेंट अगर जो माइनर के साथ किया जा रहा हो। नंबर 2 जो है, नो ratification on attaining the age of majority. It says an agreement if it is with a minor cannot be ratified even if after he attains the majority. अगर ये मेजर भी, यानी जब ये माइनर का लेवल क्रॉस भी करता है, ठीक है, मेजोरिटी की लेवल अटेन करता है, ये तब भी रेटिफाई नहीं हो सकते अग्रीमेंट जो माइनॉरिटी में किया गया हो। इट मीन्स ratification relates back to the date of the making of the agreement, ठीक है। सो जो तब था void माइनॉरिटी की एज में, वो अब वैलिड नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको आप वैलिड नहीं कर सकते हो करार। तीसरा है नो एस्टोपल। इट इज रिलेटेड इट सेज अ माइनर इज नॉट एस्टोप्ड फ्रॉम सेटिंग अप द प्ले ऑफ माइनॉरिटी। सो देखिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए या एक्स एक माइनर है, उसने क्या किया, उसने
कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए अपनी एज को गलत बताया, सपोज वो 18 साल से कम की एज का है, माने वो 9 साल का है या वो 10 साल का है, ठीक है, या वो, हाँ, आप 10 साल का मान लीजिए, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए अपनी एज गलत बताई, उसने अपनी एज माने 20 बताई या 18 या 19 बताई, यानी मेजोरिटी की लेवल की एज बताई, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर बाद में पता चलता है कि इसने फॉल्सली अपनी एज कम बताई है, गलत बताई है, सॉरी, इसने अपनी एज गलत बताई है, कम नहीं गलत बताई है, यानी ज्यादा बताई है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, किसने, इसी माइनर ने, इसी एक्स ने, तो क्या होता है, ये अपनी एज को एक हथियार बना के क्या कर सकता है, बच सकता है, यानी अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है वो, ठीक है। अब बात करते हैं माइनर एज अ पार्टनर। एज अ पार्टनर अगर बात करेंगे, एक माइनर जो होता है वो पार्टनरशिप का पार्टनरशिप में एक पार्टनर नहीं बन सकता है, यानी एक माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। अगर सारे पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप में इसको एडमिट करा भी लेते हैं, दैट इज जस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स की बात कर रही हूँ, माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। अब बात करेंगे माइनर कैन नॉट बी एन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कैसे नहीं हो सकता है माइनर, मैं आपको बताती हूँ। एक माइनर जो होता है ना, उसको हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो उसको इंसॉल्वेंट करार नहीं दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच जाता है वहां से भी। अब बात करेंगे हम लोग लास्ट पॉइंट की, माइनर एज अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी। देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये एक माइनर जो होता है, ही कैन बिकम अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी इफ दो चीजें होती है, अगर शेयर जो होती है वो फुली पेड अप हो, अगर फुली पेड अप शेयर्स हो, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोहिबिटेड ना हो, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू नॉट प्रोहिबिटेड सो, तब जाके क्या हो सकता है, ही कैन बिकम अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी टू, ओके। अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, अनसाउंड माइंड से ही मतलब होता है जो साउंड माइंडेड नहीं हो, ठीक है। जो साउंड माइंडेड नहीं हो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया है, टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक पर्सन जो है वो साउंड माइंड तभी कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कब, अगर वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशंस क्या है उसको समझ सकता है, साउंड माइंडेड है, तब जाके, ये एक पॉइंट, तब जाके वो साउंड माइंड कहलाता है, कब, तब जाके कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 2 मैं लेके आई हूँ आपके लिए, टू फॉर्म है रैशनल जजमेंट। देखिए, रैशनली वो सोचना चाहिए, ठीक है। एक पर्सन साउंड माइंड होना जरूरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम उसकी टर्म्स कंडीशन समझना चाहिए, उसको पता होना चाहिए लिख के क्या है, वो रैशनल वे में सोचना चाहिए, बहुत ही दानाई से सोचना चाहिए, ना कि वो लूनैटिक हो, ना कि वो ड्रंकन, ना कि कोई ऐसा केस हो कि उसको पता ही नहीं हो मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें। फोर्थ पॉइंट है, यूजुअली एन अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली साउंड। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड होता है, लेकिन कभी कभार ओकेजनली क्या होता है, वो साउंड माइंडेड होता है। इस केस में क्या होता है, वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन जब वो साउंड माइंड में हो, यानी ओकेजनली जब वो साउंड माइंड में होगा, उसी टाइम में वो साउंड माइंड में रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। यहाँ पे उल्टा है थर्ड पॉइंट का, यानी साउंड माइंडेड रहता है यूजुअली, लेकिन ओकेजनली अनसाउंड माइंडेड रहता है, यानी जब वो अनसाउंड माइंड ओकेजनली रहेगा तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि यूजुअली जब वो साउंड माइंडेड रहेगा तब जाके कर सकता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे इसके मुतालिक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो है डिस्क्वालिफाइड वाला। अब बात करेंगे हम लोग लास्ट पॉइंट की, वो है पोजीशन ऑफ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, पहला पॉइंट मैंने लाया है आपके लिए, वो है एन एलियन एनिमी। वॉर मैंने साइड में लिख दिया है, यानी अगर एक एलियन हुज कंट्री इज एट वॉर विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी अगर हमें किसी कंट्री के साथ वॉर चल रही हो,
तब जाके हम उसको एलियन एनिमी बोलते हैं, अदरवाइज वो हमारा एलियन फ्रेंड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको एलियन एनिमी बोला है, यानी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब सेकंड वर्ड आता है फॉरिनर्स, फॉरिन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। यहाँ पे क्या होता है, इनके केस में क्या होता है, सपोज मैं आपको ऐसे बताऊंगी, एक्स और वाई दो पर्सन है, एक्स अगर हम है, वाई अगर कोई फॉरिनर है, ठीक है। फॉरिनर क्या, वाई क्या करेगा, वाई एक्स को स्यू कर सकता है, ठीक है, वो स्यू कर सकता है उसको, लेकिन एक्स जो होता है वो वाई को स्यू नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो फॉरिनर है। ये इस केस में क्या होता है, इसलिए इसको डिसक्वालिफाइड बताया गया है कि यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरिन सॉवरियंस एंड एम्बेसडर्स की, वो लोग एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो हाँ, अब बात करेंगे हम लोग कन्विक्ट्स की। कन्विक्ट इज अ पर्सन ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है कि जो इंसान कोई किसी किस्म की सजा काट रहा हो, जिसको सजा मिली हो किसी किस्म की, ठीक है, उस दौरान, उस पीरियड के दौरान वो डिस्क्वालीफाई होता है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। या अब चौथा पॉइंट आता है, वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक पर्सन जिसके एसेट्स कम होते हैं डेट्स के, यानी जिसके डेट्स एक्सीड करते हैं उसके एसेट्स से ज्यादा, ठीक है, एक्सीड करते हैं उसके एसेट्स से, उसको इंसॉल्वेंट माना जाता है। और उसकी जो प्रॉपर्टी है स्टैंड्स वेस्टेड इन द ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द, जो कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है। यानी सच पर्सन्स, इसमें तीन चीजें आती है, यानी सच पर्सन्स, पहला, कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड। नंबर टू, कैन नॉट स्यू, वो स्यू भी नहीं कर सकता है। थर्ड इज कैन नॉट बी स्यूड, यानी वो स्यू भी नहीं हो सकता, यानी ना वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ना वो स्यू कर सकता है, ना वो स्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें थी इंसॉल्वेंट के मुतालिक। आज का लेक्चर पार्ट 5 था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, ओके। तो आगे जाके और सारी वीडियोस लेके आऊँगी। तो टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन।